जनवरी का महीना, जब हिमालय की ढलानों से उतरती बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों में पहुंचती हैं, तो वे अपने साथ सिर्फ ठंड नहीं लाती। उत्तर भारत के उस सुदूर गांव लोहानी में ये हवाएं एक खौफनाक सन्नाटा लेकर आती थीं। लोहानी कोई आम गांव नहीं था। पहाड़ियों की ओट में बसा ये इलाका शाम ढलते ही सफेद चादर में लिपट जाता था। लेकिन वो चादर कोहरे की नहीं, बल्कि एक छलावे की थी। यहां के लोग रात को आग नहीं जलाते थे, क्योंकि कहते हैं कि आग सिर्फ इंसानों को नहीं, उन चीजों को भी खींचती है जिन्हें गर्मी की प्यास होती है। अबे रघु, बंद कर ये ढाबा आज। देख नहीं रहा हाथ पैर सुन्न रहा है। आज की धुंध कुछ अजीब है। साला हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। अरे रुक जा भाई, अभी वो 12 बजे वाली बस आएगी। 2-4 सवारी उतर गई तो 2 पैसे बन जाएंगे। तू डर मत, आग में 2 लकड़ी और डाल। तू पागल है? बुढ़े कहते हैं कि ऐसी रात में आग नहीं जलानी चाहिए। आग की चमक दूर तक जाती है, और कोई देख ले तो? कौन देख लेगा? कोई भूत? बिंदा, शहर जाके तेरी मती मारी गई है। यहां बस जंगली जानवर हैं या फिर ये कड़कती ठंड। रघु की हंसी अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक हवा का रुख बदल गया। आग की लपटें जो अभी तक ऊपर उठ रही थीं, अचानक नीचे की ओर झुक गईं, जैसे कोई ऊपर से उन्हें दबा रहा हो। कोहरे के बीच से एक अजीब सी महक आने लगी, पुरानी लाशों और सड़ी हुई बर्फ की मिली जुली महक। तभी ढाबे के लकड़ी के खंबे पर एक हाथ दिखाई दिया। वो हाथ हाड़ मांस का नहीं लग रहा था। उसकी खाल सूखी हुई और नीली थी, जैसे उसे हफ्तों तक बर्फ में दबा कर रखा गया हो। बड़ी मेहरबानी, बड़ी आग सुलगाई है तुमने। अरे आप कहां से आए बाबा? इस वक्त तो कोई बस भी नहीं रुकी यहां। रघु, इसके पैरों की तरफ देख। इसके पैर कोहरे में दिख क्यों नहीं रहे? पैर तो वही रह गए जहां मेरा बदन छूट गया था बेटा। अब तो बस ये ठंड बची है और ये आग की तलाश। बाबा, आप क्या कह रहे हैं? चाय पिएंगे? मैं अभी बनाता हूं। चाय नहीं, मुझे बस थोड़ी सी गर्मी चाहिए। क्या तुम मुझे अपनी थोड़ी सी गर्मी दोगे? उस अजनबी ने जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाया, रघु और बिंदा की चीखें हलक में ही फंस गईं। अलाव की आग अचानक पीली से नीली पड़ने लगी। बिंदा ने देखा कि जिस लकड़ी को आग जला रही थी, उस पर अब पाला जमने लगा था। वो ठंड का छलावा उनके सामने बैठा था। रघु, भाग! ये इंसान नहीं है, ये वही है जिसके बारे में दादी कहती थी। मेरा पैर, बिंदा, मेरा पैर नहीं हिल रहा। ये जमीन से चिपक गया है। कहां जाओगे? बाहर तो और भी ठंड है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जमा दूंगा ताकि तुम्हें कभी दर्द ना हो। बिंदा ने पूरी ताकत लगाकर रघु का हाथ खींचा, लेकिन रघु का शरीर पत्थर की तरह भारी और ठंडा हो चुका था। ढाबे की छत पर जमी बर्फ अब तेजी से नीचे गिरने लगी थी। बिंदा समझ गया था कि अगर वो एक पल और रुका तो वो भी हमेशा के लिए बर्फ की मूरत बन जाएगा। वो पागलों की तरह अंधेरे कोहरे की ओर भागा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसे सिर्फ रघु की एक दबी हुई सिसकी सुनाई दी, जो कोहरे में कहीं विलीन हो गई। बिंदा के फेफड़े फट रहे थे। बर्फीली हवा जब उसके गले से होकर गुजर रही थी, तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके अंदर कांच के टुकड़े भर रहा हो। पीछे ढाबे का सन्नाटा अब एक भयानक शोर में बदल चुका था। हवा के साए साए करने की आवाज और रघु की वो आखिरी अधूरी चीख। बिंदा भागते हुए गांव की मुख्य गली में पहुंचा। यहां सब कुछ शांत था, लेकिन यह शांति सुकून देने वाली नहीं, बल्कि डराने वाली थी। हर घर के दरवाजे भीतर से बंद थे
और चौखटों पर काली राख बिखरी हुई थी। उसे याद आया, लोहानी के लोग रात को दरवाजे पर राख क्यों डालते थे। काका, दरवाजा खोलो। अरे कोई तो बचाओ। रघु, रघु को वो ले गया। काका। कौन है? बिंदा, तू इस वक्त बाहर क्या कर रहा है मूर्ख? चुप हो जा, उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। काका, वो आ गया, सफेद लोई वाला। उसने रघु को पकड़ लिया। वो जम गया काका, वो पत्थर बन गया। सांस ले पहले और ये बता, क्या तूने उसकी आंखों में देखा? नहीं काका, मैंने बस उसकी नीली परछाई देखी। वो आग से ठंडक निकाल रहा था। रघु का हाथ उसने बस छुआ था और रघु का मांस काला पड़ने लगा। ये क्या बला है काका? हवेली के दालान में एक बड़ा सा पीतल का तसला रखा था जिसमें अंगारे सुलग रहे थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि उन अंगारों पर कुछ जड़ी बूटियां और पीली सरसों डाली गई थी, जिससे अजीब सा तीखा धुआं निकल रहा था। रामदीन काका के चेहरे की झुर्रियां आज और भी गहरी लग रही थीं। उन्होंने दीवार पर टंगी एक पुरानी कुल्हाड़ी की ओर देखा, जिस पर सिंदूर से कुछ निशान बने थे। लोहानी का वो रहस्य जिसे 40 सालों से दबाकर रखा गया था, आज फिर से सर उठा रहा था। आज से ठीक 40 साल पहले भी ऐसी ही धुंध उतरी थी। तब उसे बर्फा कहा जाता था। वो कोई प्रेत नहीं है, वो इस धरती की पुरानी ठंड है जो इंसानी जिस्म की गर्मी चुराकर जिंदा रहती है। तो रघु का क्या होगा? क्या हम उसे बचा सकते हैं? अगर वो पूरी तरह पत्थर बन गया तो उसकी रूह उसी कोहरे का हिस्सा बन जाएगी। और सुन बिंदा, वो अकेला नहीं आता। जब छलावा आता है तो वो अपनों की आवाज में अपनों को ही पुकारता है। बिंदा, ओ बिंदा, यार दरवाजा खोल, मैं बच निकला। बहुत ठंड लग रही है भाई, देख मैं कांप रहा हूं, मुझे अंदर ले ले। रघु? काका, ये तो रघु है, वो बच गया। मुझे खोलना होगा। पागल मत बन, ध्यान से सुन उसकी आवाज को। बिंदा रुक गया। उसने कान लगाकर दरवाजे के बाहर की आवाज सुनी। रघु की आवाज तो वैसी ही थी, लेकिन हर शब्द के अंत में एक धातु जैसी खनक थी, जैसे बर्फ के 2 टुकड़े आपस में रगड़ रहे हों। और सबसे भयानक बात यह थी कि रघु के पुकारने के साथ साथ दरवाजे के नीचे से एक सफेद ठंडी भाप रेंगती हुई अंदर आ रही थी। वो भाप फर्श पर जमी धूल को बर्फ में बदल रही थी। बिंदा, तू मेरा दोस्त है ना? देख, मेरी उंगलियां टूटकर गिर रही हैं। मुझे थोड़ी सी आग दे दे, बस थोड़ी सी गर्मी। चला जा यहां से। इस घर में आग नहीं, सिर्फ मौत मिलेगी तुझे। यहां की चौखट पर लोहबान और राख का पहरा है। राख उड़ जाएगी, आग बुझ जाएगी, और जब सवेरा होगा तो लोहानी एक कब्रिस्तान होगा। बाहर सन्नाटा छा गया, लेकिन वो सन्नाटा और भी खतरनाक था। रामदीन काका ने बिंदा की ओर देखा। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक कठिन फैसला था। उन्हें पता था कि छलावा तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो गांव के हर घर की गर्मी नहीं सोख लेता। उसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो रास्ता गांव के पुराने कब्रिस्तान की एक गुमनाम कब्र से होकर जाता था। हवेली के अंदर का तापमान भी अब धीरे धीरे गिरने लगा था। दीवालों पर जमी नमी बर्फ की पतली सुइयों में बदलने लगी थी।
रामदीन काका जानते थे कि अगर वे सूरज उगने का इंतजार करेंगे तो सुबह तक इस गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। छलावा अपनी पूरी ताकत के साथ गांव को अपने घेरे में ले चुका था। काका ने अपनी पुरानी संदूक खोली और उसमें से एक अजीब सा काला पत्थर निकाला जिस पर कुछ प्राचीन मंत्र खुदे थे। काका, बाहर जाना मौत को बुलावा देना है। वो बाहर ही खड़ा होगा। वो बाहर खड़ा नहीं है बिंदा, वो अब गांव की रगों में दौड़ रहा है। हमें पुराने ऊसर जाना होगा। वहीं उस तिलिस्मी बाबा की मजार है जिसने 40 साल पहले अपनी जान देकर इस बला को कैद किया था। लेकिन हम बाहर निकलेंगे कैसे? दरवाजा खोलते ही वो हमें दबोच लेगा। हम मुख्य द्वार से नहीं, पिछवाड़े के उस गुप्त रास्ते से निकलेंगे जो सीधा अखाड़े की तरफ जाता है। याद रख बिंदा, रास्ते में चाहे कोई भी पुकारे, चाहे तेरा बाप या तेरी मां की आवाज आए, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तू रुका तो तू जम जाएगा। दोनों चुपके से हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकले। बाहर का नजारा देख बिंदा का कलेजा मुंह को आ गया। पूरा गांव जैसे किसी सफेद समंदर में डूब गया था। कोहरा इतना घना और भारी था कि वो धुएं की तरह नहीं बल्कि गीली रुई की तरह शरीर से चिपक रहा था। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके पैरों को पकड़कर खींच रहा हो। सन्नाटा ऐसा था कि उनके खुद के दिल की धड़कनें किसी नगाड़े की तरह गूंज रही थीं। बिंदा, बेटा रुक जा, देख तेरे पैर जम रहे हैं। मेरे पास आ, मैं तुझे अपनी गोद में छुपा लूंगी। बहुत ठंड है ना मेरे लाल। माँ? काका, वो देखो माँ खड़ी है। वो तो मर चुकी थी, फिर यहाँ। चल देख मत उसकी तरफ, वो तेरी माँ नहीं, वो छलावा है जो तेरी यादों से रूप चुरा रहा है। अपनी आंखें जमीन पर रख और बस चलते रह। पर काका, वो रो रही है। वो रो नहीं रही, वो तेरे जिस्म का खून ठंडा करने के लिए जाल बिछा रही है। भाग! कब्रिस्तान की टूटी हुई चहार दीवारी के पास पहुंचे। कोहरे का रंग सफेद से बदलकर गहरा नीला हो गया। वहां की हवा में बर्फ के महीन कण तैर रहे थे जो त्वचा को किसी ब्लेड की तरह काट रहे थे। सामने तिलिस्मी बाबा की पुरानी मजार दिखाई दे रही थी, लेकिन उस मजार के ऊपर वही सफेद लोई वाला अजनबी बैठा था। उसके हाथ में एक इंसानी खोपड़ी थी जो पूरी तरह बर्फ की बन चुकी थी। वो उन्हें देखकर धीमे धीमे हिलने लगा जैसे कोई झूला झूल रहा हो। रामदीन, तू फिर आ गया। पिछली बार तूने अपने भाई की बलि देकर मुझे रोका था, इस बार इस मासूम लड़के को लाया है। इसकी गर्मी तो बहुत ताजा है। इस बार मैं बलि देने नहीं, तुझे उस नर्क में वापस भेजने आया हूं जहां से तू निकला है। देख अपने चारों तरफ, तेरे गांव के लोग अब मेरी ठंड का हिस्सा बन रहे हैं। तभी बिंदा ने देखा कि कब्रिस्तान की जमीन से धीरे धीरे कई आकृतियां उभर रही थीं। ये गांव के वे लोग थे जो पिछले कुछ घंटों में गायब हुए थे। उनमें रघु भी था। रघु का चेहरा नीला पड़ चुका था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ सफेद बर्फ जमी थी। वे सब एक मरे हुए जुलूस की तरह काका और बिंदा की तरफ पड़ने लगे। उनके चलने से जमीन पर बर्फ के टूटने की कड़क कड़क आवाज आ रही थी। काका, रघु हमारी तरफ आ रहा है। वो हमें मार डालेगा। बिंदा, मजार के पास जो चिराग रखा है उसे अपनी माचिस से जला। उसमें वो तेल है जो कभी नहीं जमता। जल्दी कर, जब तक मैं इस पत्थर से इन्हें रोकता हूं। काका, माचिस गीली हो गई है, आग नहीं जल रही। छलावा अब मजार से नीचे उतर चुका था। वो हवा में तैरते हुए बिंदा की ओर बढ़ रहा था। उसके शरीर से निकलने वाली ठंड इतनी भीषण थी कि बिंदा की पलकें आपस में चिपकने लगी थीं।
मौत अब सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर थी। कब्रिस्तान की वो जमीन अब किसी शमशान नहीं बल्कि एक बर्फ की झील जैसी लग रही थी। बिंदा के हाथ थरथरा रहे थे। ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि उसकी माचिस की तीलियां जैसे ही वो जलाता, वातावरण की नमी और छलावे की मौजूदगी उन्हें बुझा देती। उधर रामदीन काका अकेले उन दर्जनों जमे हुए लोगों से जूझ रहे थे। रघु, जो कभी काका के साथ बैठकर चाय पीता था, अब एक बेजान पुतले की तरह काका की गर्दन दबोचने की कोशिश कर रहा था। नहीं जल रही काका, ये माचिस काम नहीं कर रही। वो मेरे पास आ गया है। छोड़ दे इसे। देख, तेरी उंगलियां काली पड़ रही हैं। इन्हें तोड़ दे, दर्द खत्म हो जाएगा। बस एक बार अपनी आंखें बंद कर ले। आंखें बंद मत करना। अगर तू सो गया तो तू कभी नहीं जागेगा। अपनी रूह की गर्मी का इस्तेमाल कर। माचिस नहीं, अपने अंदर की आग जला। पर कैसे काका? मैं तो जम रहा हूं। बिंदा ने देखा कि उसकी शर्ट की आस्तीन पर जमी ओस अब नुकीले कांटों की तरह उसकी त्वचा में धस रही थी। छलावे ने अपना लंबा नीला हाथ बिंदा के सिर की ओर बढ़ाया। जैसे जैसे वो हाथ करीब आ रहा था, बिंदा के दिमाग में यादें धुंधली होने लगी। उसे गांव की धूप, मां की रोटियां और अलाव की गर्मी याद आने लगी। अचानक उसे एहसास हुआ, यही वो गर्मी थी जिसे ये शैतान सोखना चाहता था। तू मेरी यादें नहीं ले सकता। तू सिर्फ शरीर जमा सकता है, मेरी हिम्मत नहीं। हाँ बिंदा, वही पत्थर, रगड़ उसे। नहीं, ये रोशनी, इसे बुझाओ। वो छोटी सी चिंगारी जैसे ही चिराग के विशेष तेल पर गिरी, एक तेज धमाका हुआ। लेकिन वो धमाका बारूद का नहीं, रोशनी का था। चिराग से निकलने वाली आग साधारण पीली आग नहीं थी। वो नारंगी और चमकदार थी, जो कोहरे को ऐसे चीर रही थी जैसे गर्म चाकू मक्खन को काटता है। उस रोशनी के संपर्क में आते ही कब्रिस्तान के मुर्दे, रघु और बाकी लोग धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। वे अब हिल नहीं रहे थे, लेकिन उनके शरीर से सफेद धुआं निकलने लगा था। तुम इसे जलाए नहीं रख पाओगे। रात अभी लंबी है, सूरज अभी मीलों दूर है। रात लंबी हो सकती है, लेकिन ये चिराग अब लोहानी की सरहद तक जाएगा। बिंदा, चिराग उठा, हमें गांव के बीचों बीच स्थित पुराने पीपल के पेड़ तक पहुंचना होगा। लेकिन काका, रघु, क्या हम इसे यहीं छोड़ देंगे? रघु जा चुका है बिंदा। जो शरीर कोहरे का हिस्सा बन जाए, उसे सिर्फ आग ही शांति दे सकती है। अभी हमें जिंदा लोगों को बचाना है। जैसे ही बिंदा ने चिराग उठाया, उसके आसपास की ठंड गायब हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो भरी दोपहर की धूप में खड़ा हो। लेकिन कब्रिस्तान से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि गांव का दृश्य और भी डरावना हो गया था। छलावा अब अकेला नहीं था। कोहरे ने हजारों छोटे छोटे चेहरों का रूप ले लिया था, जो हवा में तैर रहे थे। वे सब गांव के घरों की छतों पर बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब चिराग की लौ कम हो और वे नीचे उतरे। काका, वो छत पर क्या है? वो हजारों आंखें हमें देख रही हैं। वे पाला पिशाच हैं, छलावे के चाकर। वे रोशनी से डरते हैं, लेकिन अगर हम रुके तो वे हमें घेर लेंगे। दौड़ बिंदा, पीपल के पेड़ तक रुकना मत। वे दौड़ने लगे, लेकिन अचानक रास्ते के बीचों बीच एक विशाल आकृति खड़ी हो गई। वह कोई और नहीं, वही सफेद लोई वाला बूढ़ा था, लेकिन अब उसका आकार 10 फुट ऊंचा हो गया था। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए और गांव की पूरी सड़क एक विशाल बर्फ की सुरंग में तब्दील हो गई। गांव की वो सड़क अब सड़क नहीं रही थी, बल्कि एक विशाल बर्फीले जबड़े की तरह दिख रही थी। हवा की गति
इतनी तेज थी कि चिराग की सुनहरी लौ बार बार मरणासन्न हो रही थी। सामने खड़ा वो 10 फुट ऊंचा छलावा अब अपनी असली शक्ति दिखा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और पूरे वातावरण की बची कुची गर्मी सोख ली। बिंदा और काका के चारों ओर की दीवारें कांच की तरह चटकने लगी। सन्नाटा इतना गहरा था कि बिंदा को अपने शरीर के अंदर जमते हुए खून के थक्कों की आवाज सुनाई दे रही थी। बिंदा, अब मेरी बारी खत्म हुई। इस चिराग को पेड़ की कोटर में डाल दे। वहां पुरानी राख दबी है। काका, आपके पैर कहां गए? मैंने कहा था ना, इस खेल में कोई ना कोई बलि देनी पड़ती है। 40 साल पहले मेरे भाई ने दी थी, आज मैं दूंगा। तू बस इसे जला दे। बिंदा पागलों की तरह पेड़ की ओर झपटा। जैसे ही उसने चिराग को कोटर में डाला, पूरे पेड़ के अंदर एक अलौकिक आग भड़क उठी। वो आग गर्म नहीं थी, लेकिन उसने उस काली धुंध को चीरना शुरू कर दिया। छलावा दहाड़ने लगा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों शीशे एक साथ टूट रहे हों। धीरे धीरे वो सफेद आकृति पिघलने लगी और कोहरे में विलीन होने लगी। काका, देखिए, वो जा रहा है, उजाला हो रहा है। काका, आप कहाँ हैं? अचानक कोहरा छटने लगा। पूर्व की दिशा से सूरज की पहली किरण ने दस्तक दी। बिंदा को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो भागता हुआ गांव की गलियों की ओर गया। उसने देखा कि लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, लेकिन कुछ अजीब था। कोई बोल नहीं रहा था। हर कोई अपनी जगह पर खड़ा होकर बस एक ही दिशा में देख रहा था, कब्रिस्तान की ओर। बिंदा अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी रसोई में खड़ी थी। सुनो, हम बच गए। देखो, सूरज निकल आया है। सूरज की रोशनी में सिर्फ साया दिखता है बिंदा, रूह नहीं। तुम मेरी पत्नी नहीं हो। ये आवाज? बिंदा ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज तो निकल आया था, लेकिन गांव के किसी भी इंसान की परछाई जमीन पर नहीं बन रही थी। फिर उसने अपनी ओर देखा। फर्श पर उसकी खुद की भी कोई परछाई नहीं थी। उसे अचानक वो भयानक ठंड महसूस हुई, जो बाहर के वातावरण में नहीं बल्कि उसके अपने सीने के अंदर से निकल रही थी। उसने अपने हाथ की ओर देखा। उसकी खाल नीली पड़ चुकी थी। उसे याद आया, कब्रिस्तान में जब वो माचिस जलाने की कोशिश कर रहा था, तब छलावे ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। वो उस वक्त नहीं जमा था, लेकिन वो छलावा उसके अंदर घर कर चुका था। लोहानी गांव अब आजाद नहीं हुआ था। छलावा अब कोहरे में नहीं रहता था। वो अब गांव के हर इंसान के खून में जम चुका था। सूरज की रोशनी में पूरा गांव चमक रहा था, लेकिन वो चमक धूप की नहीं बल्कि जिंदा लाशों पर जमी बर्फ की थी। और उस रात के बाद लोहानी गांव का रास्ता नक्शे से हमेशा के लिए गायब हो गया। आज भी अगर कोई गलती से उस ठंडी घाटी में पहुंच जाता है, तो उसे सूरज की रोशनी में भी कंपकपी छूटती है, क्योंकि वहां की धूप गर्म नहीं बर्फीली होती है।